नमस्कार, मैं हूं ओपी सिंह। लोक टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इसी साल देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। नेताजी आज़ादी की लड़ाई की धुरी में रहे हैं। आज पूरे देश में उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इसी कड़ी में लोक टीवी की ओर से आज एक विशेष परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष, आज़ादी में उनके योगदान, आज़ादी की लड़ाई के समय क्या क्या चुनौतियां थी, इस बारे में आज बात करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पांडे रामेश्वरी प्रसाद उर्फ छोटे बाबू। सिवान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। साथ में मौजूद हैं राजीव रंजन उर्फ राजू जी, ये भी वरीय अधिवक्ता हैं और जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव रहे हैं। स्वागत है सर आप दोनों का। छोटे बाबू, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं और आज़ादी के एक दौर से भी मतलब आपकी उम्र काफ़ी है, तो आज़ादी की लड़ाई के बारे में आपके जो भी जानकारियां हैं, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस का प्रश्न है जी, मैंने आज से 30 साल पूर्व उनके संबंध में और बिहार से उनका संबंध, विशेषकर सिवान से उनके संबंध का एक हमने परिचर्चा ऑर्गेनाइज किया। मतलब नेताजी का संबंध सिवान से जी, बड़ी बात। और ये बात हमको पता चली कि सुभाष चंद्र बोस जी अपना वेश बदलकर एक पंजाबी के रूप में जी वो सिवान आए। अच्छा। स्टेशन पर, यहाँ रेलवे स्टेशन पर रुके। ठीक है। और वहाँ उन्होंने एक साधु का वेश ग्रहण किया और उसके बाद पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार वो यहाँ सिवान के बबुनिया रोड, अच्छा, एक मार्ग है जिस पर अवस्थित है अजीज बाबू का अपना भवन, आवासीय भवन, जिसको कि रूह अफ़ज़ा के नाम से सब लोग जानते हैं। ठीक है। उस रात को वहीं उन्होंने विश्राम किया। विश्राम का जगह था कि एक भूमि के नीचे एक रूम बना हुआ था, अंडरग्राउंड रूम जी। उसी अंडरग्राउंड कमरे में उनको रखा गया, खाना दिया गया, वहीं खाए, वहीं रहे और 3 दिनों तक वो सिवान में रहे और कार्यक्रम बनाते रहे। चूँकि सिवान में महाराजगंज, गुठनी, मैरवा और सिवान प्रॉपर में कुछ ऐसे लोग थे जो आज़ादी के लिए दीवाने थे। अच्छा। सरयू प्रसाद यहाँ सिवान के एक बनिया वर्ग से आते थे, लेकिन जी जान से आज़ादी के लड़ाई में कूद पड़े। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी जो गुठनी से आते थे, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आज़ादी की लड़ाई में लगा दी। ठीक है। गम्हरिया ग्राम के रघुवर दयाल जी, जिनका मकान यहाँ जला दिया गया था, ऐसे लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया और ये कार्यक्रम बनाया। परंतु इसी बीच ये प्रशासन को ये सूचना मिली कि वो सीमान में कहीं आए हुए हैं, ठहरे हुए हैं और इस पर इंक्वायरी शुरू हो गई। अच्छा, उस समय ब्रिटेन की जो प्रशासन, ब्रिटेन की जो प्रशासन थी और सियरन छपरा के कलेक्टर थे, उन्होंने इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया। अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया कि जहाँ तक हो सके जिंदा या मुर्दा उसको पकड़ो, नेताजी को। जब इसकी सूचना मिली तो रात को 11 बजे ही उनको यहाँ से मैरवा भेजा गया और मैरवा से किसी माध्यम से उनको उत्तर प्रदेश गोरखपुर भेज दिया गया। मतलब क्रांतिकारियों ने मिलकर। हाँ, क्रांतिकारियों ने मिलकर जी। और ये संपर्क ज़्यादा स्थापित नहीं कर पाए। अब जिन लोगों को बुला लिया, अपने पास बैठाया, उनको तो उन्होंने संदेश दिया, लेकिन इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि महाराजगंज में करीब करीब 103-4 आदमी पकड़े गए। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी गुठनी में पकड़े गए, दरौली में रामायण शुक्ल जी पकड़े गए, गम्हरिया ग्राम में पचुमखी में रघुवर दयाल पकड़े गए। इन सारे लोगों को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन सुभाष बाबू से मुलाकात, सुभाष बाबू पकड़ में नहीं आए, वो निकल गए।
इसलिए और सिवान के हम वासी एक गर्व अनुभव करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनैतिक लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक हमने भी अपने जिले का योगदान किया। योगदान बड़ा रहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जंगल में एक बार आग लग गई। जंगल, ठीक है। तो मतलब उस समय जब की बात नहीं, आजादी नहीं, जंगल में आग लगी। एक कथा है जी। तो उसमें सारे जानवर थे, सब लोगों ने इंसान को बुझाने का प्रयास किया। उसी बीच एक चिड़िया थी जी, वो भी समुद्र से अपने मुंह में पानी लेकर, चोंच में पानी लेकर आती थी और उस पर डालती थी। ठीक है। तो किसी ने मजाक से पूछा कि अरे भाई, इसमें जंगल में आग में ये तुम्हारा 2 बूंद क्या करेगा? ठीक है। तो उसने कहा कि देखिए, मैं सिर्फ इतना ही के लिए प्रयास कर रही हूँ कि लोग मुझे ये ना कहें कि मैं आग बुझाने वालों में नहीं थी। तो इसलिए सिवान के लोग हम गर्व अनुभव करते हैं कि जो भी 5 मिनट टाइम मिला हो, 3 दिन टाइम मिला हो, हम लोगों ने, और यहाँ के हमारे जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी की इच्छा के अनुसार, उनके कथनानुसार, उनके आज्ञा अनुसार इसमें भाग लिया और देश आज़ाद हुआ। मतलब आज़ादी की लड़ाई में सिवान और यहाँ के निवासियों का गिलहरी प्रयास ही सही, लेकिन रहा। अब हम चलते हैं राजीव भैया के पास। सर, आपके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा या उनके योगदान के संबंधित कोई ऐसी कहानी रही हो, बताइए। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे लोक टीवी को कि आपने सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पिता तुल्य अभिभावक पांडे रामेश्वरी प्रसाद छोटे बाबू को भी अपना सादा नमन करता हूं और उनकी बातों का समर्थन करता हूं। और मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सिवान में ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है। ठीक है। लेकिन आज इस मानचित्र पर जो ये जानकारी हम चाहें कि आपके माध्यम से जाए कि सुभाष बाबू के साथ सिवान बहुत आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था और एक अहम भूमिका सिवान की रही। महाराजगंज से लेकर मसरख से लेकर पूरे सिवान में यह इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी और इतने ज़्यादा सत्याग्रही को इसने पैदा किया। राजेंद्र बाबू यहीं के थे, आपको पता ही होगा, मौलाना मजरूल हक साहब यहीं के थे। तो सुभाष बाबू के साथ साथ और लोग भी जो थे उनकी यहाँ अहम भूमिका रही। और दूसरी बात यह है कि मेरा मानना है कि सुभाष बाबू की वजह से ही अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। 43 में उन्होंने अंडमान निकोबार में झंडा फहरा दिया और देश को आज़ादी की घोषणा कर दी। अंतरिम सरकार बनी, अंडमान का नाम शहीद और निकोबार आइलैंड का नाम स्वराज रखा गया। यह उपलब्धि के बाद अंग्रेज इतना डर गए कि उन लोगों ने देश छोड़ने का फैसला, मुझे लगता है कि 43 में ही ले लिया। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। सन 43 में ही उन लोगों ने 30 दिसंबर को यह फैसला ले लिया कि अब देश छोड़कर जाने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वही कालांतर में हुआ। मेरा यह भी मानना है, हो सकता है कि मैं कुछ डिफर कर रहा हूँ, कि देश आज़ाद मूलतः 30 दिसंबर 1943 को ही हो गया। 15 अगस्त 47 तक केवल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ठीक है। इस बार भारत सरकार ने इस बात की घोषणा की है सर कि हम लोग जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वह 23 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्रित है और इसके इर्द गिर्द राजनीति भी होने लगी है। इसकी वजह है कि जो इंडिया गेट है, जहां पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जा रही है। हाल ही में वहां से अमर जवान ज्योति जो थी उसको दूसरी जगह शिफ्ट करके और नेताजी की प्रतिमा वहाँ लगाई जा रही है। तो सर, ये जो कदम है केंद्र सरकार का, इसका बड़े पैमाने पर विपक्ष विरोध कर रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ये इसमें कुछ गलत हुआ है? देखिए, हमारे विचार से कुछ भी गलत नहीं है। आप एक वातावरण देखिए कि एक देश का, हिंदुस्तान का एक नेता जो न शासन में है न प्रशासन में है, न प्रधानमंत्री है न कमांडर इन चीफ है,
वो दूसरे देश के एक साधारण नागरिक होकर दूसरे देश में जाता है, जर्मनी में हिटलर से मिलता है, हिटलर से मिलकर उनको कन्विंस करता है और अपने 3,000 जो 3 लाख जो वहाँ पर हमारे सैनिक वहाँ बंद किए गए थे, बंदी बनाए गए थे, उनको छुड़वाया, जिसको कि कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं थी, देश के लोगों का आशीर्वाद था, निजी का समर्थन था और निजी तौर पर वो वहाँ से जापान गए। उन्होंने मोको वहाँ के प्रधानमंत्री को कन्विंस किया, राजी किया और वहाँ से कुछ सामान, कुछ आर्थिक मदद, पुलिस मदद, ट्रेनिंग की मदद लिया। इसको कम मत समझिए। आज का जो प्रशासनिक हमारे जो नेता हैं, जो मंत्रिमंडल में हैं, वो जाते हैं दूसरे देश के नेता को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, वहाँ की सरकार से सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और एक व्यक्ति जिसको कोई शक्ति नहीं, सिर्फ आत्मबल था और उसने जाकर 3 देश के लोगों को कन्विंस करके उनको अपने प्रभाव में लेकर और आज़ादी के प्रति, भारत की आज़ादी के समर्थन में उनका विचार, उनकी सहायता लिया। ये बहुत बड़ी बात है और हम जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ये कुछ नहीं है। बिल्कुल, देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके मुकाबले ये कुछ नहीं। राजीव सर, एक बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन के बारे में, उनकी शहादत के बारे में आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है 18 अगस्त 1945 को जापान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनकी मौत हुई, लेकिन आज तक इस बारे में पुख्ता साक्ष्य सामने नहीं आए। केंद्र सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, नेताजी की शहादत से संबंधित जो दस्तावेज है आज भी गोपनीय है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षी मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि 75 साल बीत चुके हैं, अब नेताजी से जुड़े हुए जो भी राज हैं उन्हें बिना देरी किए उजागर कर दिए जाने चाहिए? निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि जो भी दस्तावेज हैं, जांच हुई है, कमीशन बनाए गए, लेकिन किन परिस्थितियों में उन जांच के जो परिणाम आए या जो रिपोर्ट आए उसको क्यों नहीं जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दस्तावेज हैं, और साथ ही साथ उन्हीं का नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की भी जो मृत्यु हुई संदेहास्पद स्थिति में हुई, बिल्कुल, वो भी आज तक उसको भी दबा कर रखा गया और किन परिस्थितियों में उन रिपोर्ट्स को नहीं जाहिर किया गया। हम आपके चैनल से ये भारत सरकार से मांग करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि यही सरकार शायद हमें उन तथ्यों से रूबरू करवावे। ठीक है, ये हमारी मांग है। सर, गणतंत्र दिवस का समारोह जो चल रहा है, उसी सीरीज में हम ये वीडियो रिलीज करने वाले हैं। आप लोग टीवी के दर्शकों के लिए देश हित में कोई अपील करें? अपने देशवासियों से मेरी अपील यही है कि देश के प्रति वफादार रहें। सुभाष चंद्र बोस जी के आचरण, उनके विचार को अपने हृदय में उतारें और उसको उस प्रकार अपने जीवन में उतारें कि देश किससे गद्दारी नहीं हो। चाहे देश हमारा कैसा भी हो, विकासशील देश हो, विकास पूर्ण देश हो, कैसा भी देश हो, लेकिन इसके प्रति एक मोह, एक व्यवहार, एक बर्ताव होना चाहिए। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम सबसे ऊंचा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1976 में मैं मॉस्को गया था। मॉस्को, वहाँ से मैं आल्मा आता, एक स्टेट है आल्मा आता गया। वहाँ मैंने सुभाष चंद्र बोस जी की पुत्री से भेंट की, बेटी से, और उन्होंने हिंदी में बात की, अंग्रेजी में नहीं, रशियन में नहीं, उन्होंने हिंदी में बात की। और भारत को देखने के लिए वो इतनी लालायित थी कि बार बार बोलती थी कि कोई हमको एक दिन के लिए बुला लेगा तो मैं 1 माह के लिए आऊँगी। तो मैंने अपने देश के और देशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन किया और हमने उनसे आग्रह भी किया कि आप सिवान, बिहार, भारत आइए। और संयोग ऐसा हुआ कि भारत सरकार ने उनको अपने यहाँ बुलाया, सम्मानित किया। और मैं
एक उदाहरण आपको देता हूँ जी जो इस आदमी में कितनी गरिमा थी और कितना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था जी कि ये गांधी जी को भी कुछ नहीं समझा। जी गांधी जी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खड़ा हुआ, जीता, और जो गांधी जी ने कहा कि आप गरम दल के व्यक्ति हैं, आपसे ये जो नरम दल के लोग हैं शायद आपके साथ सहयोग न करें, उसी दिन 2 बजे दिन में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ऐसा अफसर जो ICS अफसर था, पूरे विश्व में 4था स्थान IAS में पाया था, सीधे कलेक्टर में बहाली थी, उसको भी उस आदमी ने देश प्रेम के लिए लात मार दिया, त्याग पत्र दे दिया, 1 साल की नौकरी भी नहीं किया, 7 या 8 महीने में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्या देश के की जो जनता है, भारतवासी हैं, उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि ऐसे व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धा दें? वो श्रद्धा, चाहे वो श्रद्धांजलि जो है, हम अपने कर्तव्यों से, अपनी राष्ट्रभक्ति से ही दे सकते हैं। शुक्रिया सर। आप जैसे मैंने कहा कि गणतंत्र दिवस की सीरीज में हम ये वीडियो रिलीज करेंगे, तो हमारे दर्शकों के लिए राष्ट्रहित में कोई अपील हो तो करिए। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों का हम अभिनंदन करते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद से बढ़कर दूसरा कोई चीज़ नहीं है, और राष्ट्रवाद पर क्षेत्रवाद, जातिवाद कभी भी हावी न होने दें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के प्रति होगी। शुक्रिया आप दोनों महानुभावों का। धन्यवाद दर्शकों इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक बात जो बतानी है, आज़ादी की लंबी लड़ाई जब भारत की ख़त्म हुई और जब हम आज़ाद मुल्क हो गए थे, तो पूरे देश से ऐसे क्रांतिकारियों की सूची मांगी गई थी जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। हर जगह से ऐसे पत्र आए थे, पूरे देश से, विभिन्न गांवों से लोगों ने पत्र लिखे थे, और सारे पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस को केंद्रित थे। यानी नेताजी हमारी आज़ादी की लड़ाई की धुरी थे, केंद्र बिंदु थे। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे थे लोक टीवी न्यूज। हमारा टैगलाइन है लोगों की आवाज़। हम लोक हित में समर्पित हैं। हमें मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें, और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। कहीं अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।